हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा और आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। First question is a principle of science suggesting that scientists must not let their values drive their research endeavors. ऐसा प्रिंसिपल या ऐसा सिद्धांत जहां पे साइंटिस्ट को अपने रिसर्च में बायसनेस लाने के लिए मना किया जाता है, रोकता है वो रिसर्चर को बायसनेस लाने के लिए। एंड द ऑप्शंस आर रिलायबिलिटी, सब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड मेजरेबिलिटी। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है? जब रिसर्चर कंप्लीटली अनबायस्ड होकर रिसर्च को करता है उसे हम ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। यहाँ पर रिसर्चर के खुद के ओपिनियंस, खुद के थॉट्स किसी भी वे में रिसर्च के रिजल्ट को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द टर्म फ्रेंडली विजिटर्स was first used in the year dash through American Charity Organization Society for its volunteers. जो अमेरिकन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी है उन्होंने वॉलंटियर्स के लिए फ्रेंडली विजिटर्स वर्ड जो यूज किया था वो कौन से ईयर में किया था? एंड द ऑप्शंस आर 1857, 1877, 1887 और 1897 एंड द करेक्ट आंसर इज बी, 1887। तो ये जो अमेरिकन चैरिटी सोसाइटी है ये वॉलंटियर्स को रखती है ताकि जो गरीब लोग हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। किसी भी तरीके की उनको ज़रूरत है, किसी तरीके का मटेरियल असिस्टेंस की ज़रूरत है या फिर उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है या एडवाइस की ज़रूरत है तो वो लोगों के घर में जाके उनसे मिलने जाते थे और इन्हीं वॉलंटियर्स को फ्रेंडली विजिटर्स नाम दिया गया इन द ईयर 1887। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग्स द फॉलोइंग सोशियोलॉजिस्ट हैज divided the subject matter of sociology into statics and dynamics. इनमें से किस सोशियोलॉजिस्ट ने सब्जेक्ट मैटर को, सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स? एंड द ऑप्शंस आर ऑगस्ट कॉम्टे, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, टीबी बॉटमोर। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए, ऑगस्ट कॉम्टे। तो हमने ये ऑगस्ट कॉम्टे का जो रिलेटेड लेक्चर है ये भी हमने पढ़ा हुआ था और वहां पर हमने डिस्कस किया था कि उन्होंने सोशियोलॉजी को ना दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, पहला सोशल स्टैटिक्स एंड दूसरा सोशल डायनेमिक्स। तो सोशल स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग कहते हैं कि सोशल स्टैटिक्स क्या है? सोशल स्ट्रक्चर्स से रिलेटेड जब हम स्टडी करते हैं कि कैसे एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के साथ इंटरेक्ट करता है, एक सोसाइटी को क्या कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन मिलकर बनाते हैं, जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो वो सोशल स्टैटिक्स होता है। और सोशल डायनेमिक्स क्या होता है कि जब कोई भी एक ये बेस्ड होता है लॉ ऑफ सक्सेशन के ऊपर या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशल सिस्टम। टाइम टू टाइम हर एक चीज में एक बदलाव आता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो जब हम उस ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ते हैं दैट कम्स अंडर सोशल डायनामिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, द नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन आइडेंटिफाइंग राइट टू प्रोटेक्शन एज अ की प्रायोरिटी एंड एम्फसाइजिंग अ सेफ, सिक्योर एंड प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट फॉर द रियलाइजेशन ऑफ ऑल राइट्स ऑफ चिल्ड्रन वाज इनेक्टेड इन द ईयर। जो नेशनल पॉलिसी है बच्चों के लिए जो कि उनके अधिकारों की बात करता है, उनको सेफ रखने की बात करता है, उनको एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की बात करता है, वो कौन से ईयर में लागू हुई थी? एंड द ऑप्शंस आर 2011, 2012, 2013 और 2014 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी, 2013। तो 26 अप्रैल 2013 में गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी निकाली थी, नेशनल पॉलिसी बच्चों के लिए, और इस पॉलिसी के अंदर हर वो बच्चा जिसकी उम्र 18 साल से कम है उसे चाइल्ड रिकॉग्नाइज किया गया और उनके प्रोटेक्शन के लिए इसके अंदर प्रोविजंस दिए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द एडोलेसेंट फेज इज मार्क्ड बाय एट्रीब्यूट्स व्हिच इंक्लूड। जो एडोलेसेंट फेज होता है किसी भी एक इंडिविजुअल की लाइफ में, हमें कैसे पता चलेगा कि वो पर्सन अब एडोलेसेंट फेज में जा चुका है? तो इसके अंदर क्या चीजें हो सकती हैं? एंड द ऑप्शंस आर रैपिड फिजिकल ग्रोथ,
ऑप्शन बी साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी, ऑप्शन सी एक्सपेरिमेंटेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। देखिए, जब हम एडोलेसेंस की बात करते हैं तो ये चाइल्डहुड और एडल्टहुड के जो ट्रांजिशन हुआ, चाइल्डहुड से जो एडल्टहुड का जो ट्रांजिशन हुआ, उस पीरियड को हम एडोलेसेंस कहते हैं। इस बीच में काफी सारे चेंजेस एक बच्चे के अंदर दिखाई देते हैं, जैसे कि फिजिकल चेंजेस, सेक्सुअल चेंजेस, कॉग्निटिव चेंजेस। कॉग्निटिव मतलब उसके थिंकिंग पैटर्न में चेंज आते हैं, सोशल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस। और उस टाइम पर जो एक बच्चा है वो उसके अंदर बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांजिशन होता है। Now question number 6 कहता है which article in the Indian Constitution uses the term backward class and speaks of inadequate representation in services। इनमें से कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि बैकवर्ड क्लास टर्म को यूज करता है और उसके लिए प्रोविजन बनाता है कि अगर कोई सर्विस में इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है किसी भी बैकवर्ड क्लास का, तो वो उसके लिए एप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हैं। द ऑप्शंस आर आर्टिकल 15A, आर्टिकल 16(4), आर्टिकल 45 और आर्टिकल 46। एंड द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 16(4). देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 16(4) क्या कहता है कि अगर किसी स्टेट में किसी को लगता है कि किसी भी सर्विस के अंडर बैकवर्ड क्लास को एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, तो स्टेट टाइमली कुछ प्रोविजंस बना सकती है फॉर द अपॉइंटमेंट या फॉर द पोस्ट इन फेवर ऑफ किसी भी बैकवर्ड क्लास के लिए। सो द आंसर इज आर्टिकल 16 क्लॉज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, ये कौन से ईयर में पास किया गया था? एंड द ऑप्शंस आर 2012, 2013, 2014 और 2015। तो ये बहुत कॉमन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 2015। देखो, इस एक्ट को जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट कहा जाता है, जो कि 31 दिसंबर 2015 में लाया गया था। इसके अंदर हम मेनली दो तरीके के बच्चों के बारे में पढ़ते हैं, कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। और उनके हम प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं, उनके डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, उनके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं एंड साथ ही साथ हम उनके सोशल रीइंटीग्रेशन के बारे में भी इस एक्ट के अंदर बात करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। According to Richmond, the primary step in casework is to know the personality of the individual and to study his or her life closely through। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि रिचमंड के अकॉर्डिंग जो केस वर्क में हम सबसे पहला स्टेप जो लेते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को समझने के लिए, तो ऑप्शन क्या है? पहला इंटरप्रिटिंग, बी पैराफ्रेजिंग, सी इंटरव्यूइंग और डी समराइजिंग। एंड द करेक्ट आंसर इज सी इंटरव्यूइंग। देखिए, मैरी रिचमंड ने सबसे पहली बुक लिखी सोशल केस वर्क के ऊपर, और उन्होंने क्या बताया कि किसी भी इंडिविजुअल का अगर हमें उनके पर्सनालिटी के बारे में जानना है तो हम उनका सोशल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, साइको सोशल स्टडी करेंगे। और ये कब हो सकता है? जब हम उनका इंटरव्यू लेंगे। इसके अलावा जो भी स्टेप्स हैं वो सारे स्टेप्स इंटरव्यू के बाद के हैं। समराइज करना, पैराफ्रेज करना, इंटरप्रेट करना, वो सारी चीजें इंटरव्यू के बाद की हैं। तो सबसे पहले आपको उस पर्सन से बात करनी पड़ेगी उसकी पर्सनालिटी को जानने के लिए। तो that's why the answer is C, interviewing. Next question is question number 9. A master plan specifying the methods and procedures for collecting and analyzing the needed information is closely related to the following concept. इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि जो भी हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत है उसके लिए क्या मेथड होगा, क्या प्रोसीजर होगा, उसका एक पूरा मास्टर प्लान इस कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। एंड द ऑप्शंस आर सैम्पलिंग, केस स्टडी, रिसर्च डिजाइन और रिसर्च रिपोर्ट। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रिसर्च डिजाइन। जब आप रिसर्च डिजाइन के बारे में समझते हैं कि रिसर्च डिजाइन होता क्या है, तो रिसर्च डिजाइन क्या है? बेसिकली एक ब्लूप्रिंट है आपके रिसर्च का। इसके अंदर वो सभी मेथड्स और टेक्निक्स आएंगे जो भी आप डेटा को कलेक्ट करने के लिए और एनालाइज करने के लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्निशन ऑफ नीड for investing in child protection was first articulated in document India building a protective environment for children was published by। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाया था एंड उस डॉक्यूमेंट का नाम था इंडिया बिल्डिंग अ प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रन। ये जो डॉक्यूमेंट है वो किस मिनिस्ट्री ने पब्लिश किया था?
And the options are Ministry of Social Justice, Ministry of Women and Child Development, Ministry of Law and Justice, या none of the above. And the correct answer is option B, Ministry of Child and Development. समझते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है कि एक बच्चे को प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, चाहे वो होम में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे कम्युनिटी में हो, चाहे सोसाइटी में हो, किसी भी तरीके के हार्मफुल सिचुएशन से एक बच्चे को प्रोटेक्ट करना, उससे हम चाइल्ड प्रोटेक्शन कहते हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने रिलीज करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अकॉर्डिंग टू ब्रॉनफेन-ब्रेनर, the child experiences cognitive development in the context of a complex system of relationship including parent-child interaction, which is called, देखो ब्रॉनफेन-ब्रेनर जो था उन्होंने कहा कि जो एक बच्चा है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो उसके अंदर जो समझ है क्रिटिकल एनालिसिस की या थिंकिंग की, वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम से होकर गुजरता है। ठीक है, उसमें क्या है कि बच्चे और चाइल्ड का पेरेंट्स और चाइल्ड का इंटरेक्शन भी मैटर करता है। तो वो जो पेरेंट और चाइल्ड का जो इंटरेक्शन है उसको उन्होंने कुछ सिस्टम्स उन्होंने बताया उसके बारे में। तो इनमें से कौन सा सिस्टम है जहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड का इंटरेक्शन होता है? एंड द ऑप्शंस आर ए माइक्रो सिस्टम, बी मीजो सिस्टम, सी एक्सो सिस्टम और डी मैक्रो सिस्टम। एंड द करेक्ट आंसर इज माइक्रो सिस्टम, दैट इज ऑप्शन ए। तो ब्रॉनफेर्नर ने क्या बताया कि किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में जो भी चेंजेस आते हैं, है ना, वो किसी भी चीज से अगर इन्फ्लुएंस होता है तो इंटरकनेक्टेड एनवायरमेंटल सिस्टम्स होते हैं। पहले तो उसका जो इमीडिएट एनवायरमेंट, जैसे फैमिली से वो बहुत ज्यादा घुलते मिलते हैं, फ्रेंड्स से बहुत ज्यादा घुलते मिलते हैं, तो इमीडिएट सराउंडिंग्स में भी जो इन्फ्लुएंस कर सकती हैं चीजें उसको, और इसके अलावा ब्रॉड लेवल पर भी, जैसे कि कल्चर सिस्टम की अगर हम बात करें तो वहाँ वो भी चीजें उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है। और अगर हम जब फैमिली स्कूल इन सब की बात करते हैं तो वो क्या है, एक इमीडिएट एनवायरमेंट है। तो ये क्या आ जाते हैं, किसके अंदर आ जाते हैं, माइक्रो सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर्स इज एसोसिएटेड विद लोपामुद्रा, गार्गी, सुलभा एंड सास्वती? इनमें से ये जो नाम दिए गए हैं लोपामुद्रा, गार्गी, सुलभा और सास्वती, ये सब किस चीज से जुड़े हुए हैं? एंड द ऑप्शंस आर वुमेन स्कॉलर्स, वुमेन प्लेयर्स, वुमेन रूलर्स, वुमेन ट्रेडर्स। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वुमेन स्कॉलर्स। देखिए, जब आप वैदिक पीरियड में जाते हैं तो ये उस टाइम के सिग्निफिकेंट फीमेल फिगर्स हैं, है ना, विद्वान या विदुषी जिसे कहते हैं, वुमेन स्कॉलर्स हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हमें बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जिसे शॉर्ट में CNCP भी कहते हैं, इनमें क्या चीजें इंक्लूड हो जाती हैं? एंड द ऑप्शंस आर रिहेबिलिटेशन, रिस्टोरेशन, रीइंटीग्रेशन या ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, जैसे मैंने बताया आपको, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर दो तरीके के बच्चों के बारे में बात करी जाती है, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर ऑफ एंड प्रोटेक्शन, एंड दूसरा था चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। तो इसके अंदर जो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के अंदर वो बच्चा आता है जो कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करता है, और ये कुल मिला के 14 कुछ क्राइटेरिया हैं। जैसे कि अगर बच्चा मेंटली इल है, या फिर उसको कोई देखभाल करने वाला नहीं है, या उसके पेरेंट्स या गार्जियन ही अनफिट है उसको उसकी देखभाल करने के लिए, सम ऑफ द एग्जाम्पल्स हैं, तो वो बच्चा CNCP के अंदर आएगा। Next is question number 14. It refers to any distortion of a present relationship because of unresolved issues left in excess from early relationship. देखिए, ये क्या है, एक सिचुएशन है जहां पर प्रेजेंट रिलेशनशिप खराब हो रही है बिकॉज ऑफ पहले का जो कोई रिलेशनशिप था वो अनरिजॉल्व हुआ है ना। तो ये मोस्टली अनकॉन्शियस होता है। तो ये इनमें से कौन सा टर्म इसके लिए सही रहेगा? And the options are A, resistance, B, counter transference, C, ambivalence और D, transference. And the correct answer is D, transference. देखो, transference क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल टर्म होता है जहां पर आप अपने पास्ट के जो आपने एक्सपीरियंस किए हैं वो फीलिंग्स आप अपने प्रेजेंट पर थोप रहे हैं, और जिसकी वजह से जो है चीजें खराब होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि ये अनकॉन्शियस होता है। ये अच्छी भी हो सकती हैं, ये बुरी भी हो सकती हैं, बट ये है कि आपके पास्ट के एक्सपीरियंस जो है आप प्रेजेंट में डाल रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज ट्रांसफेरेंस। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, this relationship between the servicing and served caste was not contractual or limited, but it was caste oriented, long term and broadly supportive, is closely related to the concept.
कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये कास्ट ओरिएंटेड है, जिसमें एक सर्विसिंग है और एक सर्व्ड कास्ट है। मतलब जो एक कास्ट है वो किसी का दूसरी कास्ट को सर्व कर रही है और एक जो पहली कास्ट है वो उनको सर्विस मिल रही है। तो ये कौन से सिस्टम के अंदर आता है? एंड द ऑप्शंस आर आश्रम धर्म, जजमानी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम या कास्टिज्म। एंड द करेक्ट आंसर इज बी, जजमानी सिस्टम। तो जजमानी सिस्टम के अंदर क्या होता है? जजमानी सिस्टम को हम यजमान सिस्टम भी कहते हैं। ये एक इकोनॉमिक सिस्टम होता था जो ज्यादातर गांव में मनाया जाता, जो ज्यादातर गांव में पाया जाता था। ठीक है, जहाँ पर क्या है, जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं वो अपर कास्ट के लोगों के लिए कुछ कुछ चीजें करते थे और उसके बदले में उनको चीनी, चावल, सामान, ये सारी चीजें उनको उसके बदले में मिलती थी। तो दैट इज जजमानी सिस्टम। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।